हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी देख लिया होगा। आज मैं लेकर आई हूँ इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको चैप्टर्स की जितनी हो सके उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपका सिलेबस का रिवीजन जल्दी जल्दी हो सके। बस आपका एक ही सपोर्ट चाहिए, चैनल को जितना हो सके उतना महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के साथ। अब आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि डार्विन सर ने क्या क्या हमको महान महान चीजें बताई और डार्विन सर कौन थे और भी कौन से अलग अलग साइंटिस्ट ने हमको क्या क्या एवोल्यूशन की थ्योरीज दी थी। अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको पूछा जाता है। एवोल्यूशन वर्ड का मतलब होता है फ्रॉम टू रोल, यानी कोई ऐसी चीज जो पास्ट से इवॉल्व होके प्रेजेंट में आई है। द एक्ट ऑफ अनरोलिंग और अनफोल्डिंग। अब बेसिकली इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो धीरे 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 करके बदलती है और जो चीज अच्छे के लिए बदलती है उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। ऑर्डरली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, और ये जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस दे रिजल्ट इन डिसेंडेंट फ्रॉम एंसेस्टर्स, यानी हमारे पूर्वजों से जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हम में देखने को मिलते हैं। हमारी जो जनरेशन है हम खुद को डिसेंडेंट बोलेंगे और हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम एंसेस्टर्स बोलेंगे। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी में हमको क्या बताया गया है कि एक बार अगर कोई इवोल्यूशन हो गया तो ये इवोल्यूशन फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। इट इज स्लो प्रोसेस, ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है और एक बार अगर इवोल्यूशन हो गया तो ये प्रोसेस फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। और अगर स्पेशली हम आज की बात करें, जो आज के टाइम पे इतने कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमको देखने मिलते हैं, इतना सारा म्यूटेशन हमको देखने मिलता है, तो ये सब कैसे आया है? ये सब प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी फॉर्म है। मतलब जो पहले ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे वही इवॉल्व होकर आज को हमको ये नए वेराइटीज देखने को मिलते हैं। अब चार्ल्स डार्विन सर के अकॉर्डिंग क्या था पता है? अगर हम चार्ल्स डार्विन सर की थ्योरी माने, जो कि ऑलरेडी हमने लेमार्क की थ्योरी में पढ़ी है, 10th स्टैंडर्ड में आपने वो जिराफ वाला थ्योरी पढ़ा था ना, कि धीरे धीरे करके जब छोटे छोटे झाड़ खत्म होते गए तो जिराफ को झाड़ खाने के लिए अपनी गर्दन ऐसे लंबी करनी पड़ी और अपने आप जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्ट वाली थ्योरी है अकॉर्डिंग टू लेमार्क, ये सेम थ्योरी डार्विन सर ने भी दी थी कि एनवायरमेंट के हिसाब से हम कुछ कैरेक्टर्स एक्वायर करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स अडेप्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके यही कैरेक्टर्स हमारे न्यू जनरेशन में भी पास ऑन हो जाते हैं। पर ये सब बकवास था। आप सिर्फ एनवायरनमेंट के हिसाब से कैरेक्टर्स अडेप्ट नहीं कर सकते, आपके जेनेटिक चेंजेस होंगे तभी वो कैरेक्टर्स आपके नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। अब अगर मैं जिम कर रही हूँ तो मेरा मेरा मसल ग्रोथ होगा, मेरे मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन मेरा जो बच्चा पैदा होगा अगर मैं ठीक तरीके से खा पी नहीं रही हूँ तो मेरा बच्चा उस मसल के साथ ग्रो नहीं होगा ना। हाँ, वो बच्चा जब अपना एक्सरसाइज करेगा तो उसकी मसल की स्ट्रेंथ होगी। या सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने टैटू बनाया तो मेरा बच्चा उस टैटू के साथ थोड़ी ना तो पैदा होगा, वो मेरे डीएनए का टैटू नहीं है, वो मेरे स्किन का टैटू है। तो ये कैरेक्टर्स जो थी, अक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाली जो थ्योरी थी, लेमार्क सर की थ्योरी, ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव हो गई थी। और ये थ्योरी किसने रॉन्ग प्रूव की थी? जर्मनी के एक बायोलॉजिस्ट थे ऑगस्ट वाइसमैन, उन्होंने ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव की थी। इन्होंने कैसे रॉन्ग प्रूव की? इन्होंने दो चूहे लिए, एक मेल चूहा एक फीमेल चूहा, इन्होंने दोनों की टेल्स को कट कर दिया, एम्प्यूटेशन करना यानी टेल्स को कट कर देना, और इन्होंने इन दोनों चूहों को आपस में रिप्रोड्यूस कराया। पहले ये उनकी पूंछ काट देते थे और फिर उनका रिप्रोडक्शन कराते थे और फिर ये देखते थे कि इन चूहों से जो बच्चे पैदा होंगे क्या वो बच्चे टेल के साथ पैदा होंगे या बिना टेल के पैदा होंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने 21 जनरेशन तक किया, मतलब 21 जनरेशन तक ये सेम चीज करते गए। हर बार ये टेल काट देते थे, फिर बच्चों को रिप्रोड्यूस कराते थे, फिर बच्चे पैदा होते थे और हर बार बच्चे टेल के साथ पैदा होते थे। अब माँ बाप के पास तो टेल नहीं है पर बच्चों के पास टेल है। क्यों? क्योंकि इनके पास ओरिजिनली टेल थी, पेरेंट्स के पास तो ओरिजिनली टेल थी। तो इस थियोरी से पता चलता है कि अगर आप सोमैटिक सेल्स में कुछ चेंजेस करते हो, जैसे मैंने टैटू वाला एग्जांपल दिया, तो सोमैटिक कैरेक्टर्स कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। हाँ, अगर यही चेंजेस आप उनके डीएनए में करोगे, उनके जर्म प्लाज्म में करोगे, तो ये कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे। और इस थियोरी को बोला गया थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जो ऑगस्ट वाइसमैन ने हमको दी थी। अब अगर देखो, ये वरदान बैच के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसीलिए मैं ये आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप लोगों को अपने सीईटी लेक्चर की तैयारी मेरे साथ लाइव करनी है, सीईटी एग्जाम, नर्सिंग सीईटी एग्जाम, तो आप लोग वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। वरदान बैच का फायदा बहुत सारा है, आपको नीचे डिटेल में वीडियो दी है उसमें पता चल ही जाएगा। मैं आपको दो फायदे बताती हूँ। पहला फायदा, आपका पूरा बायो का सिलेबस लाइव होगा, और दूसरा फायदा, आपको 3 से 4 हजार एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और ये तो सिर्फ मैं मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ, लेक्चर में जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी वो अलग।
तो अगर वरदान बैच लोगे तो लेक्चर प्लस एमसीक्यू दोनों मिलेगा, और अगर सिर्फ मॉक टेस्ट लोगे तो सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा। तो सोच लो। और अगर आपको कुछ भी नहीं खरीदना है तो आपके पास फ्री एमसीक्यूज का भी ऑप्शन है। एक बार ऐप इंस्टॉल करके नोट्स एंड पीडीएफ में जाके चेक करो, बहुत सारा फ्री का माल है, सब लपेट लो, ठीक है। चलो, तो अब देखो डार्विनिज्म वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया है। डार्विनिज्म से पहले बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज थी जिसमें बहुत सारे एवोल्यूशन के एक्सप्लेनेशन दिए गए थे। जैसे लेमार्क सर ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी तो रिजेक्ट हो गई, ऑगस्ट वाइसमैन सर ने उसको रिजेक्ट कर दी थी। अब डार्विन सर की जो थ्योरी थी वो थ्योरी क्या थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स डार्विन सर ना एक बहुत ही बड़े ट्रैवलर थे, मतलब उस टाइम पे अगर कैमरा, मोबाइल फोन, इंटरनेट होता तो चार्ल्स डार्विन सर सबसे बड़े व्लॉगर होते, ओके, क्योंकि चार्ल्स डार्विन सर एक नेचर ट्रैवलर थे, इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद था। 27 दिसंबर 1831 को इन्होंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की, और अक्टूबर 1836 पे ये फिर से इंग्लैंड रिटर्न आ गए। और जब ये ट्रैवल कर रहे थे ना तो इन्होंने नेचर में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की, अलग अलग टाइप के बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, और फिर उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन ऐसे ही बुक नहीं लिख दी, बुक लिखने से पहले भी इन्होंने बहुत सारे ज्ञानी लोगों से उनका नॉलेज लिया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग इंफॉर्मेशन शेयर की। डार्विन सर खुद जब अमेरिका के एक छोटे से आइलैंड पे गए थे, गैलापागोस आइलैंड, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा था कि ये सेम स्पीशीज का बर्ड, ये जो सेम स्पीशीज का बर्ड है, ये बर्ड मुझे आइलैंड में अलग दिख रहा है और मेन लैंड में अलग दिख रहा है, यानी कि इस बर्ड ने अडेप्टेशन कर लिया है। इस बर्ड को कैसा खाना मिलता है उसके बेसिस पे इसने अपना अडेप्टेशन दिखाया है। तो उन्होंने ये खुद ऑब्जर्व किया, फिर उन्होंने टॉर्टोइस और फिंचेस मतलब वही बर्ड का जो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे ही कुछ ऑब्जर्वेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने किए थे, वॉलेस ने किए थे, आर मैल्थ्यूस ने किए थे। तो इन्होंने ना बहुत सारे अलग अलग लोगों से बात की। अब मैल्थ्यूस करके एक इकोनॉमिस्ट थे, इनका क्या बोलना था कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, वो ऑर्गेनिज्म काफी टाइम तक सर्वाइव करता है, और जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसका सर्वाइवल रेट कम होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉपुलेशन जल्दी बढ़ता है। तो ये सारे लॉजिक और ये सारी थ्योरीज सबने अपनी अपनी थ्योरी डार्विन सर के साथ शेयर की। फिर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि जो ऑर्गेनिज्म कंपटीशन में सर्वाइव करेगा, जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करेगा ना, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। तो जब स्पीशीज बढ़ते जाते हैं और रिसोर्सेस कम होते जाते हैं, मतलब अभी खाने वाले 10 लोग हैं लेकिन खाना सिर्फ 5 लोगों का है, तो अब ये 10 लोग आपस में भिड़ेंगे कि मुझे खाना है, मुझे खाना है। अब इसमें स्ट्रगल हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, अब इसमें जो फिट स्पीशीज होगी वो सर्वाइव करेगी। तो इसी से हमको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली स्पीशीज की थ्योरी भी मिली। प्लस यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन और अलग अलग टाइप के ब्रीडर्स को देखकर डार्विन सर को बहुत सारी चीजें पता चली, और फिर ये पूरी नॉलेज उन्होंने यूज की अपनी बुक लिखने के लिए। अब यहाँ पर डार्विन सर ने ना हमको 5 मेन पोस्टुलेट्स दिए थे। डार्विन सर का पहला पोस्टुलेट था ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर, यानी कि एनिमल्स रिप्रोडक्शन करके अपना परिवार बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट था प्रोडिगैलिटी ऑफ नेचर, ओवर प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपनी औकात से ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो वो बच्चे सर्वाइव थोड़ी ना तो करेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए उतने रिसोर्सेस तो होने चाहिए। तो जब ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो वही ऑर्गेनिजम्स फिर आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, स्ट्रगल बढ़ता है। तो जब ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो ओवर प्रोडक्शन के वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के बीच में स्ट्रगल होना स्टार्ट होता है। ये ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि लिमिटेड फूड और लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, बहुत ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो जब ऑर्गेनिजम्स के बीच में स्ट्रगल होता है ना, तो कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेरिएशंस दिखाते हैं। अब वेरिएशंस मतलब क्या होता है कि नेचर में हर किसी को हर चीज नहीं मिल सकती, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया, अडेप्टेशन दिखाया, उन्होंने अपना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ही बदल लिया। तो यहाँ पर वेरिएशंस का एग्जाम्पल क्या बताया गया है, ये देखो, ये जो एम्ब्रियो वाला स्टेज है, फिश का, कैट का, डॉग का, रैबिट का, ह्यूमन का, एम्ब्रियो वाला स्टेज सबका सेम है, लेकिन जब ये इवॉल्व हुए तो इन्होंने अपना अपना अलग अलग स्पेस डिसाइड कर लिया। कुछ ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहने लगे, कुछ पानी में रहने लगे, कुछ झाड़ पे रहने लगे, तो सबने अपना अलग अलग स्पेस सिलेक्ट कर लिया। दैट इज वेरिएशन। यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं, कुछ फिजियोलॉजी बदल लेते हैं, कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ फिजियोलॉजी, बिहेवियर। सो देखो, सबसे पहले तो जब ओवर पॉपुलेशन होता है तभी स्ट्रगल होता है, और जब स्ट्रगल होता है तो ऑर्गेनिजम्स अपना नया वेरिएशन बनाते हैं। इस नए वेरिएशन की वजह से ही हमको न्यू स्पीशीज मिलती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्पीसीएशन में। और फिर आता है नेचुरल सिलेक्शन वाला फंडा।
अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म नेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा वही नेचर में सर्वाइव करेगा। सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट भी यहीं पर आता है। एच स्पेंसर ने नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस का नाम क्या रखा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म में नेचर में स्ट्रगल करने के बाद जो ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करेगा और नेचर के हिसाब से खुद को चेंज करेगा, वही ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होगा और वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे नेचुरली सिलेक्टेड स्पीशीज और उस प्रोसेस को बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और नेक्स्ट आता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो देखो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जब अडेप्टेशन दिखाते हैं तो अडेप्टेशन के चक्कर में वो अपना स्ट्रक्चर बदल लेते हैं या अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर या उसके बिहेवियर की वजह से जो हमको अडेप्टेड कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, ये अडेप्टेड कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म में फिक्स हो जाते हैं और फिर वही कैरेक्टर्स उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो उसके वजह से हमको न्यू स्पीशीज देखने मिलती है। अब ये सारा तो डार्विन सर का अजम्पशन था, लेकिन इस थियोरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे और वो ड्रॉबैक्स क्या थे वो आपको पता होने चाहिए। अब ड्रॉबैक से पहले नेचुरल सिलेक्शन वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखो। पहला एग्जाम्पल है लॉन्ग नेक जिराफ। अगर हम जिराफ का एग्जाम्पल देखें तो जैसे जैसे ट्रीज टॉल होते गए वैसे वैसे जिराफ की नेक स्ट्रेच होते गई और यही नेक वाला जो कैरेक्टर है ये न्यू जनरेशन में पास ऑन होते गया। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था कि हमारे पास कोई इंटरमीडिएट स्पीशीज नहीं है। मतलब हमको या तो एकदम शॉर्ट नेक वाला जिराफ देखने मिलता है या तो एकदम टॉल नेक वाला, हमको इसके बीच के इंटरमीडिएट स्पीशीज देखने नहीं मिलते। तो ये अचानक से ऐसे चमत्कार कैसे हुआ, इसका कोई जेनेटिक प्रूफ नहीं है हमारे पास। इसीलिए डार्विन सर का ये वाला थियोरी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर इनका दूसरा एग्जाम्पल था ब्लैक कलर वाला इंसेक्ट। मतलब ऐसे एक इंसेक्ट होता है, मॉथ बोलते हैं उसको। जब यूरोप में, इंग्लैंड में ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी तो धुआं नहीं था, मतलब पोल्यूशन नहीं था। और जहाँ पे पोल्यूशन नहीं रहता है वहां पे लाइकेंस की ग्रोथ होती है। लाइकेंस अलगे और फंगस का कॉम्बिनेशन है। तो जहाँ पे लाइकेंस की ग्रोथ होती है, ये लाइकेंस दिखने में एकदम फ्रेश होते हैं। तो जहाँ लाइकेंस की ग्रोथ होती थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पर ना व्हाइट वाले जो इंसेक्ट है, ये देखो यहाँ पे व्हाइट वाला इंसेक्ट छुपा हुआ है, ये व्हाइट इंसेक्ट आसानी से छुप जाता था, केमोफ्लाज हो जाता था और बड़े वाले जो बर्ड्स हैं वो इस ब्लैक इंसेक्ट को आके खा जाते थे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले ब्लैक वाले इंसेक्ट का पॉपुलेशन काफी कम था और व्हाइट वाले इंसेक्ट का पॉपुलेशन काफी ज्यादा था। लेकिन समय बदला, ब्लैक इंसेक्ट का भी टाइम आया, अपना टाइम आएगा वाला फड्डा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ तो धुआं होना स्टार्ट हुआ, पोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। पोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे करके लाइकेंस काले पड़ने लगे। अब ये जो ब्लैक इंसेक्ट है, ये ब्लैक इंसेक्ट आसानी से छुप गया, केमोफ्लाज हो गया। तो अब जब बड़े बर्ड्स आएंगे, ये बड़े बर्ड्स को ब्लैक इंसेक्ट नहीं दिखाई देगा, तो ब्लैक इंसेक्ट का पॉपुलेशन बढ़ गया जो पहले कम था और व्हाइट इंसेक्ट का पॉपुलेशन कम हो गया। तो देखो पहले नेचुरल सिलेक्शन इसका हुआ था और अब नेचुरल सिलेक्शन इसका हुआ। तो समय के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिनन फेवर बदल सकता है। और तीसरा एग्जांपल दिया गया है डीडीटी रेजिस्टेंट मस्कीटो का। अभी यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है, मच्छर मारने के लिए हम डीडीटी स्प्रे छिड़कते हैं, खेत वगैरह में कीड़े वगैरह मारने के लिए हम डीडीटी स्प्रे छिड़कते हैं। अब कुछ मस्कीटोस उस डीडीटी स्प्रे से मर जाते हैं और कुछ मस्कीटोस डीडीटी रेजिस्टेंट होते हैं। अब जो मस्कीटो के पास डीडीटी रेजिस्टेंट एलील है, यही मस्कीटोस सर्वाइव करेंगे और यही मस्कीटोस अंडा देंगे और इनका ही पॉपुलेशन आगे जाके सर्वाइव करेगा। तो इनको बोलेंगे नेचुरली सिलेक्टेड स्पीशीज। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब कुछ यहाँ पर ड्रॉबैक्स थे। वो कुछ ऑब्जेक्शंस थे। वो जो ड्रॉबैक्स थे, जो ऑब्जेक्शंस थे, वो क्या क्या थे वो हम देखते हैं। देखो पहला ऑब्जेक्शन क्या था कि थोड़ा सा भी अगर माहौल में चेंजेस होते हैं या थोड़ा भी जेनेटिक कैरेक्टर होता है तो वो कैरेक्टर इवोल्यूशन की वजह से ही हुआ है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। हो सकता है कि वो टेम्पररी चेंजेस की वजह से वो चेंज हुआ है, ये परमानेंट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, उन्होंने सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया। मतलब जो कैरेक्टर्स आपके सोमैटिक सेल में चेंज हो रहे हैं वही कैरेक्टर्स आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो उन्होंने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया कि कैसे आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तीसरा, उन्होंने अराइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी सबसे फिट स्पीशीज आई कैसे, उन्होंने ये नहीं बताया। सिर्फ जो स्पीशीज सर्वाइव करती है वो स्पीशीज सबसे ज्यादा फिट होती है, उन्होंने इतना बताया था। बट फिट स्पीशीज कैसे आई उन्होंने ये हमको नहीं बताया, ठीक है। और चौथा क्या था कि इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये सब का कॉन्सेप्ट कैसे आया, उन्होंने ये भी हमको नहीं बताया था कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स वगैरह कैसे आए।
और अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन अगर हम चले तो चलो मान लो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ जमा होके हमको न्यू कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन फिर उस न्यू कैरेक्टर के पहले जो इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है वो भी तो देखने के लिए मिलनी चाहिए, लेकिन हमको इंटरमीडिएट स्पीशीज देखने को नहीं मिली। और साथ ही साथ डार्विन सर हमको न्यूट्रल फ्लावर्स या स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बताना भूल गए। तो डार्विन सर ने ना सब ऊपर ऊपर का ऑब्जर्वेशन करके बताया और उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने हमको थ्योरी दे दी, ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन इस थ्योरी के पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उन्होंने आधा ही छोड़ दिया, इनकम्प्लीट छोड़ दिया, और हमको उसकी कंप्लीट नॉलेज उन्होंने नहीं दी। नेक्स्ट थ्योरी आती है म्यूटेशन थ्योरी। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा है। ह्यूगो डी व्रीज नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल का काम रीडिस्कवर किया था, उन्होंने हमको क्या बताया था कि जो म्यूटेशन है ये अचानक से होता है और म्यूटेशन हुए वाले कैरेक्टर्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब ये जो थ्योरी थी, ये थ्योरी हमको कब दी गई थी? 1901 में, मेंडल का काम रीडिस्कवर करने के बाद। एक सेकेंड ना बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, सो ये जो म्यूटेशन थियोरी है, ये म्यूटेशन थियोरी हमको कब दी गई थी? 1901 में, आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। अब इस थियोरी में हमको क्या बताया गया था कि जो इवोल्यूशन होता है, मतलब समझो आपको अचानक से कोई नया कलर का फ्लावर दिखाई दे रहा है, तो ये जो नया कलर का फ्लावर है ये इवोल्यूशन की वजह से नहीं हुआ है, म्यूटेशन की वजह से हुआ है। और बंदर से जो इंसान बने ये म्यूटेशन है, इट इज नॉट इवोल्यूशन। ये ह्यूगो डी व्रीज ने बोला था। मतलब बेसिकली जो न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, जब क्रोमोसोम्स का रिकॉम्बिनेशन होता है और न्यू कैरेक्टर्स बनते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ना। ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज हो गए ह्यूगो डी व्रीज और उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को म्यूटेशन के साथ मिक्स कर दिया। देखो हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स है, थोड़े कैरेक्टर्स मम्मी के हैं, थोड़े कैरेक्टर्स पापा के हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज ने बोला कि ये म्यूटेशन है और इसीलिए ह्यूगो डी व्रीज की भी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। ह्यूगो डी व्रीज ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? इवनिंग प्राइम रोज, जिसको हम रात रानी बोलते हैं, ओइनोथेरा लमार्कियाना। ये प्लांट का नाम याद रखना, सीईटी में पूछा जाता है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने ये प्लांट के अलग अलग वेराइटीज को मिक्स किया, व्हाइट फ्लावर को पिंक फ्लावर के साथ मिक्स किया, रेड के साथ मिक्स किया, तो उनको न्यू वेराइटी मिली, पिंक फ्लावर मिला। व्हाइट प्लस रेड गिव्स यू पिंक। तो ये जो न्यू वेराइटी मिली है, उन्होंने इस न्यू वेराइटी का नाम, मतलब ये जो न्यू वेरिएशंस उनको मिले, ये सडन वेरिएशंस का नाम उन्होंने म्यूटेशन रख दिया। और यही म्यूटेशन जो है ये आगे भी पास ऑन हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके वजह से उनको और नए नए म्यूटेशंस मिलते जा रहे हैं और नए नए वेरिएशंस मिलते जा रहे हैं। तो ये जो सडन चेंजेस है, जो चेंजेस आगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उन चेंजेस को बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। लेकिन इनके भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी के ऑब्जेक्शंस क्या थे वो हम पढ़ते हैं, बट इस थ्योरी के मेन फीचर्स क्या थे वो देखो। आपको कभी कभी ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट के लिए, अभी तक तो नहीं पूछा गया बट आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है म्यूटेशन थ्योरी का, कि म्यूटेशन हमेशा लार्ज होते हैं और अचानक से होते हैं और इसका कोई गारंटी नहीं है कि हर बार पास ऑन होंगे ही होंगे। म्यूटेशंस कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन सेम म्यूटेशन ट्रांसफर होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। म्यूटेशंस के वजह से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो सकता है, लेकिन कंपलसरी म्यूटेशन के वजह से ही इवोल्यूशन होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ कुछ म्यूटेशंस यूजफुल होते हैं, कुछ कुछ म्यूटेशंस हार्मफुल होते हैं, कुछ कुछ म्यूटेशंस नेचर में सिलेक्ट होते हैं, कुछ कुछ सिलेक्ट नहीं होते हैं। और ये जो म्यूटेशंस हैं, टाइम टू टाइम अगर ये म्यूटेशंस होते रहे तो हमको न्यू स्पीशीज भी देखने को मिल सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हार्मफुल म्यूटेशंस नेचर में सिलेक्ट हो गए या फिर हार्मफुल म्यूटेशंस नेचर से डिलीट हो गए, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि म्यूटेशन अचानक से होता है, इसका कुछ भी फिक्स डिसीजन नहीं होता है। अब इसके ऑब्जेक्शंस क्या थे? म्यूटेशंस ये जो लार्ज होते हैं ये एक्चुअली क्रोमोसोमल एब्रेशंस के वजह से होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तभी ये म्यूटेशंस होते हैं और जिसके वजह से हमको छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलते हैं। म्यूटेशन रेट बहुत स्लो होता है, मतलब ऐसा गारंटी नहीं है कि हर बार म्यूटेशन होगा ही होगा, देयर इज नो गारंटी। एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस जो है, मतलब हर बार आपके क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? प्रे करो कि क्रोमोसोम में डिफेक्ट ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि क्रोमोसोम में डिफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बनी तो फिर आप पागल हो जाओगे, मतलब हमारी बॉडी फिर ठीक तरीके से ग्रो नहीं करेगी। तो ह्यूगो डी व्रीज की जो थ्योरी थी ना, बहुत ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, इसीलिए उनकी थ्योरी भी रिजेक्ट हो गई थी। अभी डार्विन सर ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उन्होंने क्या बताया था कि ये जो वेरिएशंस होते हैं ये वेरिएशंस छोटे होते हैं और एक फिक्स डायरेक्शन में होते हैं। और ह्यूगो डी व्रीज ने बोला था कि म्यूटेशंस हमेशा बड़े होते हैं और इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है।
डार्विन सर ने बोला था कि जो चेंजेस ट्रांसफर होते हैं वो धीरे धीरे करके होते हैं, जिसकी वजह से न्यू स्पीशीज बनती है। और यूगो डिवरीज ने क्या बोला कि म्यूटेशंस की वजह से न्यू स्पीशीज बनती है। इन्होंने बोला अडेप्टेशन की वजह से न्यू स्पीशीज बनती है, इन्होंने बोला म्यूटेशन की वजह से न्यू स्पीशीज बनती है। अगर एक सिंगल स्टेप म्यूटेशन है तो सिंगल स्टेप म्यूटेशन को बोलते हैं सॉल्टेशन। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट कभी कभी सीईटी में पूछा जाता है। तो ये था बच्चों अपना आज का टॉपिक। अब आज के टॉपिक पे भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, राइट। देखो हमने अभी तक आज का जो टॉपिक पढ़ा उसमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उस नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली अपना बोर्ड वाला क्वेश्चंस है। तो आपने ये स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स अगर देख लिए 1.5 की स्पीड में तो 20-20 मिनट में आपका लेक्चर 15-15 मिनट में लेक्चर खत्म हो गया होगा। अगर आप चाहते हो कि आप सीईटी के लेक्चर्स मेरे साथ अच्छे से पढ़ सको, लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सको, तो वरदान बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे डिटेल लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे विद एमसीक्यूज एंड विद thousands ऑफ मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। ओके, तो अगर आपको ये लेक्चर से हेल्प मिल रही है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी पता चले हमारी चैनल के बारे में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड करती रहूं। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।